सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो होगी BPCC 107, जो कि है हमारी इकाई 6 यूनिट 6 सामाजिक संज्ञान सामाजिक व्यवहार को समझना 2, मतलब पार्ट 2 होगा इसका। तो इसमें हम लोग को मेन है व्यक्ति के धारणा और गुणारोपण के सिद्धांत, गुणारोपण में त्रुटि और पक्षपात। तो परिचय में हम लोग बात करते हैं कि इसमें चीज़ें दिखाई गई है व्यक्ति की धारणा को। तो व्यक्ति की धारणा निर्जीव वस्तु की तुलना में हम लोगों में सामाजिक परिवेश में भिन्न रूप से देखते हैं। हम मुख्य रूप से ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोगों और उनके व्यवहारों को पीछे के इरादे के बारे में अनुमान लगाते हैं कि जो लोग इरादे, मतलब कि लोगों के व्यवहार में पीछे का उनका क्या अनुमान है, वो क्या हमसे चाहते हैं या क्या वो हमको बताना चाहते हैं और ऐसा क्यों। तो अनुमानों के आधार पर हम उनका एक मूल्यांकन करते हैं। तो उनकी मूल्यांकन कैसा है कि वो कैसे है। अक्सर हम व्यक्तियों के आंतरिक स्थिति के बारे में धारणा बनाते हैं जो उन व्यक्तियों के कार्यों के संबंध में हमारे द्वारा की गई धारणाओं के निर्णयों का महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। हमको बताता है कि ये इनकी धारणा हमने ऐसे बनाई थी, तो उनके प्रति हमारा एक दृष्टिकोण अलग बनता है। ये कहना चाह रहा है व्यक्ति की धारणा सामाजिक मनोविज्ञान की वह क्षेत्र है जो उसकी प्रक्रिया का अध्ययन करता है, जिसके द्वारा हम अन्य लोगों को इंप्रेशन छाप बनाता है, जिसके साथ हम अपने वास्तविक आभासी सामाजिक परिवेश में बातचीत करते हैं और उनके साथ निष्कर्ष बनाते हैं। मतलब जिनके साथ हम जैसा क्या बोलते हैं उनका अनुमान लगाते हैं और उनका मूल्यांकन करते हैं और उनकी तुलना करते हैं, उन व्यक्ति की धारणा बनाते हैं जिसके उसके साथ हमारा वैसे ही उनके ऊपर हम अपनी छाप छोड़ते हैं और उसके साथ वैसे ही हम निष्कर्ष निकालते हैं। मतलब ऐसा नहीं है जो हमारे जिसकी यहाँ छाप हमने बुरी बनाई अपने इंसान की, तो वहाँ जा करके हम बहुत अच्छी तरीके से अपनी छाप इंप्रेशन बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। व्यक्ति की धारणा का क्षेत्र निर्णय लेने में शामिल संज्ञात्मक प्रक्रिया का विश्लेषण करता है कि जब हम अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हैं तो कौन सी जानकारी उपस्थिति पंजीकरण और एनकोड करते हैं। हम सूचनाओं का मूल्यांकन कैसे करते हैं, यह मूल्यांकन हमारे अन्य सामाजिक व्यवहार कैसे प्रभावित होता है। तो छवि निर्माण, तो हमें विभिन्न स्रोतों से आसपास के लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कुछ सोशल मीडिया हो सकता है, कुछ मतलब न्यूज़पेपर हो सकता है, कोई इंसान सुन सकता है, कोई इंसान बता सकता है। व्यक्ति के बारे में जानकारी होती है कि उसकी नज़र कैसे है, उसके मौखिक संचार तरीका आदि के एक छाप बनाते हैं। उसके आधार पर हम व्यक्तियों के व्यक्ति लक्षण की धारणा बनाते हैं। यदि हम विभिन्न प्रकार के स्रोतों से हमारे आसपास के लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन हम मुख्य रूप से ऐसी विविध जानकारी से सुसंगत चित्र को व्यवस्थित और आत्मसात करते हैं। छाप निर्माण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम अपने आसपास के लोगों की एकीकृत छाप बनाने के लिए विविध तथ्यों को समाहित करते हैं। ठीक है। शील गुण केंद्रिकता, जब हम किसी व्यक्ति की छाप बनाने की कोशिश करते हैं तो हम दूसरों की तुलना में कुछ लक्षण पर अधिक नजर देता है। उदाहरण के लिए यह बताया गया कि जब हम किसी व्यक्ति के बारे में नकारात्मक जानकारी देते हैं तो हम सकारात्मक जानने की तुलना में उसके नकारात्मक गुणों पर अधिक जोर देता है। जैसे आपका कोई दोस्त हो, उसके पास पैसा हो, अच्छी गाड़ी हो, ये हो वो हो, लेकिन वो किसी गलत संगत या गलत नशा नशा कोई रोग या किसी चीज का आदी हो जो उसके नकारात्मक गुण में शामिल हो, तो हम उस पर एक अलग तरीके से इंप्रेशन बनाते हैं, मतलब डालते हैं कि ये इंप्रेशन बोल रहे हैं, इसके प्रोफाइल पे डालते हैं कि ये इसकी एक खामियां हैं जो उसके सारे सकारात्मक गुण को दबाते हुए प्रतीत होती है हमारे बताए हुए लक्षण में। फिर पहला प्रभाव होता है, जब हम किसी के सामने जाते हैं तो हम उसके से ऊपर एक पहला प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन जिसे कहा जाता है, और बाद में उसे मजबूत करने के लिए दूसरे प्रभाव को भी उसी प्रकार व्यवस्थित करके जाता है। पहला प्रभाव डालने के लिए हर लोग अपने अपने तरीके से कोशिश करता है। कोई अपने क्लासरूम में जाने से पहले अच्छे से उसी लेसन को प्रिपेयर करके जाता है जिस क्लास में जाने वाला होता है पहली बार। जैसे कि आप अगर कभी साइकोलॉजी की किसी प्रैक्टिकल लैब में जाओ तो अगर वो प्रैक्टिकल से रिलेटेड आप बुक में पहले कुछ चीज़ें पढ़ के जाओगे, जैसे कि बुक में पीछे दिया रहता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, तो आपका प्रैक्टिकल अच्छा जाएगा और उससे संबंधित सर की नज़र में एक अच्छा आपकी प्रोफाइल क्रिएट होगी, भले ही आप कितनी बेवकूफ़ हो। फिर गुणारोपण के सिद्धांत, तो गुणारोपण के सिद्धांत से पहले हम बात कर रहे थे गुणारोपण की। तो गुणारोपण की हम लोग ने इससे पहले वाली यूनिट में या इससे पहले वाली यूनिट 4 या 5 में हम लोग में किसी ने चर्चा की हुई है कि गुणारोपण क्या होता है। तो गुणारोपण वो प्रक्रिया होती है जिसमें हम अपना गलती का दोष किसी और के ऊपर डालते हैं। जैसे कि
किसी का दोष हम लोग इस तरीके से डाल सकते हैं कि एक मैनुअल कार लेते हैं, या एक इंसान के ऊपर हम ये डाल बोल सकते हैं कि अगर हम आपको दूध उबालने दिए तो दूध आपसे गिर गया, मेरे साथ होता तो मेरे पास नहीं गिरता। या हम रोबोट के ऊपर ये गुणारोपण नहीं कर सकते, क्योंकि रोबोट चीज़ों को हमेशा सही तरीके से करता है, और इसलिए हम लोग हमेशा वो चीज़ लेने से डरते हैं कि हम लोग जिसके ऊपर गुणारोपण ना कर पाए। गुणारोपण वो है जिसके ऊपर हम अपनी गलतियों को डाल सकते हैं कि मैनुअल कार, दो मैनुअल कार में हम ये बोल सकते हैं कि आपकी गलती है, हमारी गलती नहीं है। लेकिन अगर सामने अगर उसकी कार, क्या बोलते हैं, दोनों में से किसी की कार सेल्फ ड्राइविंग मोड के फीचर्स जैसा हो, जैसे टेस्ला की कार, तो वो ये बोल सकता है कि सर गलती आपकी, क्योंकि आपकी कार मैनुअल थी, मतलब आप चला रहे थे, हमारा सेल्फ ड्राइविंग मोड ऑन था, ये बच के निकल रही थी, आप आके ठोके जानबूझ के। तो इसमें कुछ सिद्धांत है जो बताते हैं कि आक्रामकता क्या वो पीछे छुपे हुए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपकरण के रूप में आक्रामकता का उपयोग कर रहा है। हमारे सामाजिक शुरू से देखता है, हमारे सामाजिक परिवेश में लोगों के साथ बातचीत करते हुए हम काफ़ी हद तक उनके व्यवहार को प्रभावों को ध्यान केंद्रित करते हैं। हालांकि हम दूसरों के व्यवहार के पीछे के कारणों से भी रुचि रखते हैं, जैसे कि पहले भी पढ़ा है। इसमें हमारे व्यवहार को सामान्य टिप्पणी के अलावा इसकी जानकारियों की भी आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए यदि हम किसी को सार्वजनिक रूप से बहुत आक्रामक होते हुए देखते हैं, तो हमें यह जानने में दिलचस्पी होती है कि ऐसा क्यों कर रहा है। क्या क्या व्यक्ति का स्वभाव से आक्रामक आक्रामक है, या क्या वो कुछ छुपे हुए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपकरण के रूप में आक्रामकता का उपयोग कर रहा है। क्या उस वातावरण में कुछ निहित है जो व्यक्ति को आक्रामक व्यवहार के पीछे शामिल होने के लिए प्रेरित कर रहा है। हम मुख्य रूप से व्यवहार के पीछे के कारणों को समझने के लिए चिंतित होते हैं, क्योंकि हमें सामाजिक परिवेश में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए हमारे आसपास के लोगों के भविष्य के व्यवहार को भविष्यवाणी करने में मदद करता है। यह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम अन्य व्यक्तियों और व्यवहारों को पीछे के कारणों का पता लगाने की कोशिश करते हैं, उससे रूपण कहा जाता है। हम आमतौर पर व्यक्तियों के इरादों, उनके क्षमताओं, लक्षणों, उद्देश्यों और स्थितिजन्य कारणों के संदर्भ में दूसरे व्यवहारों के पीछे कारण ढूंढते हैं जो किसी व्यक्ति को कुछ विशिष्ट व्यवहार के लिए प्रेरित करता करते हैं। विभिन्न आरोपण सिद्धांत उस प्रक्रिया पर चर्चा करते हैं जिसके हम उन कारणों का पता लगाने के व्यवहार की व्याख्या करते हैं, जिन उनमें से कुछ निम्नलिखित है। बुक के ये साइड का पेज थोड़ा सा दबा हुआ है, तो हो सकता है आप लोग को ना दिखे, क्योंकि हमको ही नहीं दिख रहा, तो आप लोगों को कहाँ से दिखेगा। हेडर का अनुभवीकरण मनोविज्ञान। यदि हम लोगों बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सिद्धांत दिए, जिसमें से कुछ इम्पोर्टेंट इसमें दिया हुआ है, जिसमें है हेडर का अनुभवहीन मनोविज्ञान। मोबाइल से देख के पढ़ने में एक गलत दिखने लग जाता है। यदि हम उन लोगों के व्यक्तित्व लक्षणों को समझने और उनके संदर्भ की बातों में चिंतित होते हैं, जिनके साथ हमें अपनी सामाजिक अंतर्क्रिया के दौरान व्यवहार करने और उनका व्यवहार उनके व्यक्तित्व गुणों के कारण हो सकता है। साथ ही साथ वातावरण जिसमें व्यवहार होता है उसके कारण भी हो सकता है। इस प्रकार लोगों के कार्य हमेशा उसके व्यक्तित्व से उत्पन्न नहीं होता है। मानी बात है, किसी को गर्मी लग रही है और आप उसके किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ा रहे हो जिसमें और उसे गर्मी की अनुभूति हो, तो उसमें उसकी गर्मी का प्रकृति, मतलब क्या बोलता है, वातावरण उसे आक्रामकता के लिए, आपको गुस्सा करके बोलने के लिए उसको कर सकता है, क्योंकि उसमें का व्यवहार वैसा नहीं है, लेकिन उसका वातावरण अभी सही नहीं होने के कारण वह आक्रामकता के रूप में आपसे गुस्सा में बात कर सकता है, स्थिति में उत्पन्न हो सकता है। हेडर ने कहा कि कार्य कारणा की प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अन्य लोगों के व्यवहार के पीछे की कारणों का पता लगाते हैं। कार्य कारण के रूप में हम यह कटौती करने का प्रयास करते हैं कि व्यवहार की उत्पत्ति व्यक्ति के किन दो कारणों से हुई। फिट्स हेडर ने प्रस्ताव दिया कि नियमित सामाजिक बातचीत से लोग अन्य लोगों के व्यवहार के पीछे के कारण का पता लगा सकते हैं। अगर हमारी और आपकी बातचीत हो रही है एक नियमित रूप में, किसी के भी स्टूडेंट से हमारी बातचीत हो रही है,
तो हम ये पता लगा सकते हैं कि उसकी व्यवहार के पीछे अगर कोई मैसेज आया है या कोई गुस्सा है या कोई ऐसा चीज़ आया है उसकी तरफ से, तो उसका कारण क्या है। अगर हम उससे पूछेंगे तो हो सकता है वो उस चीज़ को बता देगी कि तुमने ऐसा मैसेज क्यों किया। या जैसे कई बार कई बेवकूफ़ लोग होते हैं जो हमें ये मैसेज करके पूछ लेता है अक्सर कि सर एग्ज़ाम एग्ज़ाम की एग्ज़ाम फॉर्म की लास्ट डेट यही रहेगी। तो हम सोचते हैं कई बार कि मेरा राज है इग्नू में, जो हम बता देंगे तो वही रहेगा। इसीलिए हम वो चीज़ प्रिडिक्ट करने से डरते हैं कि अगर हम बोल दिए कि मान लो एग्ज़ाम की डेट 1 सप्ताह आगे बढ़ेगी या हम बोले 15 दिन आगे बढ़ेगी। मान लो किसी के पास पैसे नहीं है, वो सोचे कि चलो 15 दिन बाद आ जाएँगे या नहीं आएँगे, या 15 दिन बाद का 15 दिन बाद देखेंगे, सर तो बोल दिए बढ़ेगी और फिर नहीं बढ़ी। तो इसलिए हम इस चीज़ों से एक तरीके से कह दो तो बचते हैं कि ये ना हमें बोलना पड़े कि 15 सप्ताह और आगे बढ़ेगी। इग्नू हमेशा डेट आगे बढ़ाता है, लेकिन हम ये क्यों बोले कि बढ़ेगी बढ़ेगी, क्योंकि हो सकता है कभी ना बढ़े। लेकिन अगर हम किसी को, कई बार होता है कि हम झटके में लिख देते हैं कि हमारे राज इग्नू में, जो हम बता दें कि आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, ये तो आगे आने वाले नोटिस से पता चलेगा। तो सामने वाला लिखता है कितना रूट रिप्लाई किया है सर आपने। हमने नहीं यार ऐसा रूट नहीं है, ये तो सीधी सी बात है, मेरा राष्ट्र थोड़ी ना इग्नू में है। हम कोई इग्नू के चांसलर है या वाइस प्रेसिडेंट है या प्रेसिडेंट है जो हमें पता रहेगा। तो कारणों का पता लगाने की कोशिश करता है, व्यवहार के कारणों का पता लगाने की प्रक्रिया में प्रक्रिया और तरीका को नए वैज्ञानिकों के रूप में किया जाता है और वैज्ञानिक पद्धति के समान है। इसलिए हेडर ने तर्क दिया कि सामाजिक मनोवैज्ञानिकों को व्यवहार किस प्रकार कार्यों के कारण ढूंढता है। इस प्रक्रिया को समझने के लिए सामान्य लोगों द्वारा नियोजित व्यवहारिक बुद्धि का तर्कों पर ध्यान केंद्रित करता है। हेडर ने प्रस्ताव दिया कि कार्य कारण के रूप में लोगों के मुख्य रूप से यह समझने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है कि व्यक्ति के व्यवहार के लिए आंतरिक स्थिति जिम्मेदार ठहराया गया है। इसे फैलाव डिस क्या लिखा है डिस्पोजिशन आरोपण कहा जाता है, अथवा यह पर्यावरणीय कारणों को ठहराया जाता है। तो उस जैसे कि बताया कि गर्मी के कारण किसी को गुस्सा आ सकता है जो अक्सर ठंडे क्षेत्रों में रहा हो, या बारिश से किसी को भी आ सकता है कि बारिश ना रुके और उसे अपने घर जाना हो, पानी लग रहा हो रोड पे, तो उसका व्यवहार थोड़ा बदल सकता है ऑटो वाले के साथ या रिक्शा वाले के साथ, किसी के साथ भी, या अपने दोस्त के साथ या जिसके साथ वो उपस्थित हो। स्थिंजय आरोपण के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति का आक्रामक व्यवहार, जैसे कि चिड़चिड़ापन, बुरा स्वभाव, शत्रुता के लिए आक्रामक व्यवहार जिम्मेदार ठहराया ठहरा क्या लिखा है यार ठहराना फैलाव आरोपण उदाहरण है। दूसरी ओर स्थिंजय कारणों का उत्पन्न आक्रामक व्यवहार, जैसे कि उत्तेजना की तहत आक्रामक होना, स्थिंजय आरोपण को संदर्भित करता है। एक विचारक के रूप में व्यक्तिगत डिस्पोजिशन या स्थिंजय कारणों के लिए व्यवहार की विशेषता देना अभिनेता पर स्थितिगत दबाव की ताकत को देखते हुए हमारे मूल्यांकन पर आधारित होता है। मजबूत स्थिंजय दबाव के तहत हम आमतौर पर स्थिंजय व्यवहार का साथ देते हैं। स्थिंजय और डिस्पोजिशन को इतना घुमा दिया कि ये लाइन बाहर हो गई, लेकिन आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगी। तो संवादी अनुमान सिद्धांत जून 2022 के पेपर में आया हुआ है ये क्वेश्चन। चलो इसको भी देख लेते हैं। संवादी अनुमान सिद्धांत जोन्स एंड डेविस 1965 द्वारा प्रस्ताव है। यह सुनिश्चित करने के लिए किसी व्यक्ति का व्यवहार व्यक्तिगत प्रस्तावों से उत्पन्न होता है करने के लिए कि किसी व्यक्ति का व्यवहार व्यक्तिगत प्रस्तावों से उत्पन्न होता है। हम पहले विशेष व्यवहार के पीछे मंशा पर ध्यान केंद्रित करता है, फिर हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इस तरह के इरादे व्यक्तिगत विवादों के कारण थे या नहीं। हालांकि इस तरह का निष्कर्ष बनाना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कोई भी विशेष व्यवहार कई अन्य प्रभाव पैदा कर सकता है। इसलिए हम अपने अभिप्रायों से आश्वस्त होने के लिए हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में व्यक्ति पर कौन से प्रभाव थे। वो केवल आकस्मिक प्रभाव थे। एक विचारक के रूप में व्यक्ति के व्यवहार के कई प्रभावों में से कौन सा उचित प्रभाव है, यह निर्णय उस बात पर निर्भर करता है कि क्या वह प्रभाव सामान्य था या वह प्रभाव सामाजिक रूप से वांछित थे, अथवा वह प्रभाव किस हद तक व्यवहार आदर्शवादी परिप्रेक्ष्य के साथ अनुपालन किया गया। तो इसमें यह है कि कि किसी व्यवहार के मतलब सुनिश्चित करने के लिए कि किसी व्यवहार
किसी व्यक्ति का व्यवहार व्यक्तिगत प्रस्तावों से उत्पन्न होता है। मतलब कोई किसी का खराब व्यवहार या किसी मान लो किसी की सामाजिक रूप से गलत प्रभाव या विचार को प्रस्तुत किया गया किसी के सामने, जैसे आप किसी पार्टी में जाओ और आपके ऊपर कोई मजाक हो, क्रैक हो, एक जोक क्रैक हो, या आपकी पर्सनालिटी पे कुछ हो, या आपके ड्रेस सेंस पे कुछ बोला जाए, तो उसके बाद आपके बाद वालों का व्यवहार में एक गुणारोपण की सिद्धांत आ जाएगा, जो कि संवादी अनुभाव सिद्धांत, कि आप किसी भी चीज़ से आक्रामकता और चिड़चिड़ापन, बुरा स्वभाव और शत्रुता के रूप में अग्रसर हो जाओ। क्योंकि भले ही हो सकता है आप अपने से बड़े का कुछ कर ना पाओ, छोटे को तो चलो आप समझा लोगे, बुझा लोगे, बात कर लोगे, मजाक का जवाब मजाक से दे दोगे, लेकिन बड़ों को आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो इसमें आपको चिड़चिड़ापन, बुरा स्वभाव जैसी भावनाएं हो सकती है। तो सबसे पहले सामान्य प्रभाव, जो गैर होता है, जैसे कि आपके पार्टी में आए लेकिन आपसे बड़े हो, यह प्रभाव उस सिद्धांत को संदर्भित करता है जिसके अनुसार हम एक व्यक्ति के व्यवहार को अंत अंत अंतर्निहित स्वभाव का अनुरूप मानते हैं। जब हम व्यवहारों का एक असाधारण गैर सामान्य प्रभाव होता है जो कि किसी अन्य व्यवहार द्वारा उत्पादित नहीं किया जा सकता। दूसरा सामाजिक रूप वांछित व्यवहार का सिद्धांत यह कहता है कि जब हम किसी अंतर्निहित स्वभाव से अनुरूप किसी व्यक्ति के व्यवहार का अनुमान लगाते हैं, तब व्यवहार के परिणाम सामाजिक रूप से अवांछनीय होते हैं, सामाजिक रूप से वांछनीय व्यवहार के में लिप्त होता है, हमारी प्रवृत्ति का सामान्य तौर पर अन्य लोगों के समान दर्शाता है और किसी भी व्यक्तिगत स्वभाव को निर्दिष्ट नहीं करता। हालांकि हम कम सामाजिक रूप से वांछनीय व्यवहार एक व्यक्तिगत स्वभाव के परिणाम स्वरूप होते हैं। पहले तो एक तरह से मान लो केस स्टडी दे देता है कि ये केस है कि आप पे कोई आरोपण लगाए, सामाजिक व्यवहार का निहित स्वभाव का अनुरूप मानते हैं, और उसका फिर एक क्लियर परिलक्ष्य देता है कि दूसरा व्यक्ति उस व्यवहार से, जो व्यवहार कोई दूसरा कर रहा है, उसको किस तरह से नाप रहा है या किस तरीके से समझ रहा है और समझने का प्रयास कर रहा है। अंत में जब हम अनुमान लगाने वाले व्यक्ति की कसौटी का मूल्यांकन करता है ताकि ये पता चल सके कि व्यवहार व्यक्ति का व्यक्तिगत स्वभाव का परिणाम है कि नहीं, या सामाजिक कोई मजाक किया होगा कि उसका लड़का वैसा है, उसका लड़का वैसा, और किसी ने उसको बताया, तो ये व्यक्ति का व्यक्तिगत स्वभाव का परिणाम है कि नहीं। समानतः हम उस व्यवहार को संदर्भित करते हैं जो आमतौर पर किसी व्यक्ति से दी गई सामाजिक स्थिति से अपेक्षित होती है। जब हम व्यवहार के उस स्थिति में सामाजिक मानदंडों का रूप नहीं होते, तो एक ऐसा लगता है कि व्यवहार स्वतंत्र रूप से चुना गया है और उस व्यक्ति पर मजबूरन नहीं थोपा गया है। चलो वैकल्पिक कहानी खत्म हो गई। तो इस प्रकार से सिद्धांत, संवेदी अनुमान सिद्धांत कहता है कि यह निष्कर्ष निकालने में सबसे अधिक संभावना रखता है कि दूसरे का व्यवहार उसके स्थिति, लक्षण और स्वभावता के कारकों को दर्शाता है, यानी हम उनके बारे में किन निष्कर्षों तक पहुंचने की संभावना रखते हैं। जब हम व्यवहार स्वतंत्र रूप से चुनता है, तब व्यवहार विशिष्ट असामान्य प्रभावों वाले सामाजिक रूप से अवांछित माना जाता है। कोई आइडिया नहीं कितना समझ में आया आप लोग को, और कितना हमको, हमें भी खुद आइडिया नहीं है। सभिन्नता मॉडल, स अपसरण प्रतिरूप। पूर्ववर्ती भाग में जिन सिद्धांतों पर चर्चा की गई वह मुख्य रूप से व्यवहार के कारणों को एक बार में ही पहचानने पर ध्यान केंद्रित करते थे। हालांकि वास्तविक जीवन में स्थितियों में हम कई उदाहरणों से प्राप्त जानकारी के आधार पर व्यक्ति के व्यवहार को के बारे में सोचते हैं। इस तरह हम, सही बात है, कई व्यवहार को मिला के आप व्यक्ति के बारे में सोचते हैं। एक व्यवहार या एक विचार से आप व्यक्ति के बारे में नहीं सोचते, कई व्यवहार और विचार देखते हो, तब आप व्यक्ति के बारे में कुछ तुलना करते हो। इस तरह के कई व्यवहार संबंधी अवलोकन की तुलना न केवल कार्य कारण की प्रक्रिया को सुसाजित बनाते हैं बल्कि आरोपण सटीकता के भी बढ़ाते हैं। तो केली ने प्रस्ताव दिया कि हम किसी व्यक्ति के व्यवहार के बारे में जानकारी का विश्लेषण करते हैं और विश्लेषण उसी तरह करते हैं जैसे वैज्ञानिक करता है। केली ने तर्क दिया कि व्यवहार ने विभिन्न स्वाभाविक कारक और कारण होता है, मतलब जो करता है, जो करने वाला होता है। हो सकता है इन कारणों को पहचानने के लिए सभिन्नता सिद्धांत लागू किया जाता है। हम व्यवहार को उस कारण के लिए विशेषता, क्या लिखा है, विशेषता देते हैं जो व्यवहार के होने पर मौजूद होता है, और जब हम व्यवहार विफल होता है तब हम
अनुपस्थित होता है, अर्थात जो व्यवहार के साथ भिन्न होता है। मान लीजिए अपने कार्यालय की ओर जाते समय एक सड़क दुर्घटना की ओर देखते हैं। कम से कम दो संभावित कारण हो सकते हैं जिनके लिए दुर्घटना को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। आंतरिक कारण दुर्घटना में शामिल व्यक्ति व्यक्तिगत विशेषता जैसे कि रफ ड्राइविंग कर रहा हो, मतलब घुमा के नचा के कार लहरा के निकाल रहा हो। अव्यवहारिक कारण दूसरों से अचानक ड्राइविंग, क्षतिग्रस्त सड़क सड़क पर अचानक संपर्क, मतलब कोई इसी से एक्सीडेंट हो रहा हो या कोई दूसरी तरफ से जा रहा हो, मैं दूसरों द्वारा अचानक ड्राइविंग, मतलब कोई गलत मोड़ ले लिया और क्षतिग्रस्त सड़क से गड्ढे में डिसबैलेंस्ड हो गई हो कार और अचानक संपर्क में आने से ऐसा हो सकता है। केली ने प्रस्तावित किया कि सहसंबंध कोवेरिएशन कोवेरिएशन के सिद्धांत को नियत करते समय यह निर्धारक किया जा सकता है कि व्यवहार आंतरिक कारणों से हुआ कि बाहरी कारणों से। आमतौर पर 3 प्रकार के सूचनाओं को ध्यान केंद्रित करते हैं कि आम सहमति, स्थिरता और विशिष्टता। ये कहानी यहीं खत्म है। इससे आगे आपको पढ़ना तो पढ़ लेना, क्योंकि मुझे नहीं लगता इतना कुछ आने वाला है इसमें से कभी भी। असफलता और असफलता का गुणारोपण, मानी बात है, आप सफलता में मिलने पे भी आप गुणारोपण कर सकते हो और असफलता मिलने पे भी गुणारोपण कर सकते हो। इस प्रतिस्पर्धा के युग में हमारे जीवन में कई क्षेत्रों में आसपास के लोगों हमारे प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है और हमारी सफलता और असफलता के बारे में अनुमान लगाता है। उदाहरण के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतियोगिता के खेल टीम की सफलता को कई कारणों के जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। टीम की सफलता का श्रेय टीम के सदस्यों की आंतरिक क्षमता, टीम के सदस्यों द्वारा किए गए प्रयासों, कमजोर विधियों के कारण आसान प्रतिस्पर्धा या यहाँ तक कि भाग्य को दिया जा सकता है। इस प्रकार सफलता और विफलता के 4 कारक हो सकते हैं: क्षमता, प्रयास, कार्य, कठिनाई और भाग्य। ठीक है, तो इसमें 4 कारणों पे की गई होगी, उसको पढ़ना अच्छे से। गुणारोपण में सफलता असफलता इतना कुछ टेंशन की बात है नहीं, तो इसको एक मॉडल से समझ लो। सफलता और असफलता के कारणों का गुणारोपण। स्थिरता की डिग्री, स्थिर योग्यता, कार्य की कठिनाई। आंतरिक हो गई तुम्हारी योग्यता और बाहरी हो गई कार्य की कठिनाई। अस्थिर प्रयास तुमने किया और भाग्य साथ दे दिया तुम्हारा। अब स्थिर में था योग्यता और आंतरिक में योग्यता थी और बाहरी में बाहरी लिख दिया है बेवकूफ कहीं का। तो गुणारोपण में त्रुटि और पक्षपात, जैसा कि विभिन्न आरोपण एट्रीब्यूशन के सिद्धांतों द्वारा समझाया गया कि विचारक अपने सामाजिक परिवेश की जांच करते हैं, ठीक है, जानकारी की प्रक्रिया करते हैं, प्रभाव बनाते हैं और तर्कसंगत और तार्किक तरीके से व्यवहार की व्याख्या करता है। फिर भी विचारक अक्सर तर्क सिद्धांतों द्वारा वर्णित तार्किक तरीकों से विचारित होता है और इस प्रक्रिया को कई त्रुटियां और पूर्वाग्रह करते हैं, जिसके प्राप्त जानकारी को गलत तरीके से समझ लिया जाता है और त्रुटिपूर्ण आरोपण किया जाता है। अब हम उन पक्षपातों और त्रुटियों पर विचार करेंगे जो रोपण की प्रक्रिया में सबसे व्यापक है। मौलिक गुणारोपण त्रुटि। मौलिक अभिव्यक्ति त्रुटि ऐसी प्रवृत्ति को संदर्भित करते हैं जिसमें हम स्थिंजय या बाहरी कारकों को प्रभाव को बढ़ाते हैं और व्यवहार को जिम्मेदार ठहराते हुए स्वभाव या आंतरिक कारकों के प्रभाव को कम कर देते हैं। जोन्स और हैरिस ने एक प्रयोग में मौलिक अटेंशन एरर के लिए एक अनुवंजन साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिसमें उन्होंने अमेरिकी कॉलेज के छात्र को पढ़ने के लिए एक निबंध दिया। निबंध ने क्यूबा में कास्ट्रो सरकार का समर्थन या आलोचना की। हालांकि निबंध लेखक द्वारा किए गए स्थान की पसंद के बारे में अनुसंधान प्रतिभागियों को अलग अलग जानकारी दी गई। प्रयोगकर्ता ने आधे प्रतिभागियों को सूचित किया कि निबंध लेखक ने निबंध पसंद की स्थिति लिखते समय अपनी स्थिति कास्ट्रो के प्रति समर्थक या विरोधी का चयन करने के लिए स्वतंत्र थे, जबकि अन्य आधे प्रतिभागियों को सुनिश्चित किया कि निबंध लेखक ने ऐसी स्थिति नहीं दी, कोई विकल्प नहीं है। प्रतिभागी ने क्यूबा कास्ट्रो सरकार के प्रति निबंध लेखक के वास्तविक रवैये का मूल्यांकन करने के लिए कहा गया। प्रतिभागी ने लेखक के रवैये को निबंध में व्यक्त राय के अनुरूप देखा, इस पर परवाह किए बिना कि लेखक के पास अपना पद लेने का विकल्प पसंद की स्थिति था या नहीं, कोई विकल्प नहीं। तो प्रयोगकर्ता आगे बताया कि हालांकि अनुसंधान प्रतिभागियों
ने इस तथ्य को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया कि बिना किसी विकल्प की स्थिति में लेखक को निबंध लिखने को दिया गया था। उन्होंने इस बात पर महत्व दिया कि निबंध लेखन के नजरिए को कम कर दिया। इस प्रकार नो चॉइस स्थिति का बाह्य कारक को प्रभाव को कम करने का आका गया और चुनाव घटक डिस्प्लेस या आंतरिक कारणों को बढ़ा के आका गया और त्रुटि परिवेश का विफलता के परिणाम स्वरूप पूरी तरह से घटाव नियम का लागू करती है। मतलब कि उन्होंने जो मेन मुद्दा था कि अपनी लेने के विकल्प जो था उनका पसंद की स्थिति या कोई विकल्प नहीं, तो कोई विकल्प नहीं को कोई नहीं चुना, क्योंकि बिना लेखक किसी कारणवश किसी सरकार की आलोचना पे ऐसी बुक लिख ही नहीं सकता जो कि मेन मुद्दे पे चर्चा ही ना करे और उसमें यह बोल दिया जाए कि ये स्थिति आपको डिसाइड करनी है कि ये अच्छी बुक है या नहीं है, क्योंकि एक बुक इस चीज़ से हमेशा फिक्स्ड रहती है कि उसमें सरकार की बुराई अच्छाई या कुछ है, ना कि इस प्रकार की नो चॉइस की कोई स्थिति हो ही नहीं सकती लेखक के पास, राइटर के पास। यही बोलना चाह रहा है, हमें ऐसा लगता है। कर्ता परिवेश पूर्वाग्रह, यह त्रुटि उस क्षमता को दर्शाता है जिसमें हम दूसरे के व्यवहार के पीछे उनके आंतरिक डिस्पोजिशनल कारक को दोष देता है, परंतु स्वयं के व्यवहार के आरोपण बाहरी पर्यावरण कारण को दोष मानते हैं। मतलब हम जब किसी को दोष देते हैं तो उसके आंतरिक कारण पर देता है, परंतु स्वयं के व्यवहार के आरोपण बाहरी पर्यावरण को दोष देते हैं कि वो बाहरी स्थिति ठीक नहीं थी, कोई ऐसे चीयर अप कर रहा था, हमारा डिस्ट्रैक्शन हो गया उसकी तरफ, उसने हमारे तरफ इशारा किया, हमने उसको देखने लगा, ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन बनाई। तो इस तरीके से कार्य परिवेश पूर्वाग्रह और स्वयं सेवा पूर्वाग्रह। तो स्व सेवा पूर्वाग्रह एक समान प्रवृत्ति की संदर्भित करता है जिसमें हम अपनी उपलब्धियों के लिए स्वयं की प्रशंसा करते हैं। अपनी उपलब्धियों के लिए हम स्वयं की प्रशंसा करते हैं, लेकिन अपनी विफलताओं के लिए खुद को जिम्मेदार नहीं देखते। ना 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 ना, क्लास में पेपर गलत आया था, हम तो पढ़ के गए थे। हम आमतौर पर दावा करते हैं कि हम अपनी सरासर क्षमता आंतरिक कारणों के कारण किसी कार्य में सफल हुए, लेकिन हम दुर्भाग्य है कि कार्य कठिनाई बाहरी कारकों के साथ अपनी विफलता को सही ठहराता है। इग्नू वाला पेपर ही गलत बनाया था, हम तो सही पढ़ के गए थे यार। परम आरोपण त्रुटि, परम आरोपण का तात्पर्य समूह स्तर पर संचालित आत्मसेवा पूर्वाग्रह से है। परम आरोपण का तात्पर्य समूह स्तर की संचालित आत्मसेवा पूर्वाग्रह से यह बताया है कि हमारे पास अपने समूह की रक्षा करने की मजबूत प्रवृत्ति है। पेटिग्रेव ने सुझाव दिया कि दो समूहों के बीच संबंध समान रूप से व्यवहार के लिए दूसरे समूह के सदस्यों द्वारा बनाए गए प्रत्येक समूह के रूपन सदस्यों में काफी हद तक प्रभावित करता है। हमारे अपने समूह के सदस्यों में सकारात्मक और सामाजिक रूप से वांछित व्यवहार आंतरिक गुणों के लिए जिम्मेदार मानते हैं, हालांकि अन्य समूह के सदस्यों में समान व्यवहार को बाहरी कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। मतलब अगर समूह कोई गलती करता है, अगर कोई ग्रुप में अगर कोई गलती होती है तो हम उसको ऐसे मानते हैं कि ये गलती ना हमारे ग्रुप के मेंबर से हुई है, लेकिन ना जब अगर बीटीएस खराब नाच जाए तो नहीं यार, ऑडियंस ही गड़बड़ थी, वो लोग तो सही कर रहे थे। तो दूसरे के समूह को हम लोग इस प्रकार मोटिवेट करने के लिए अपने समूह में ऐसा दिखाते हैं कि नहीं, ये चीज़ उन लोग की बाहरी गलती के कारण हुई, ऑडियंस गड़बड़ थी, जो सेट लगाया वो सेट गड़बड़ था, वो लोग को सही आता था सब कुछ। तो गाइस 6 खत्म होने पे आ गया। वह गुणारोपण, वह प्रक्रिया जो एक परिप्रेक्ष्य दूसरे के व्यवहार के कारणों को पता लगाने के लिए करता है। ठीक है, छवि निर्माण, ये सब आपके शब्दावली, आप इसको देखना चाहो तो देख लेना अच्छे से। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल पे बने रहना, सब्सक्राइब कर देना। और अच्छी लग गई है, बहुत अच्छी लगी है, जैसे कि हमने वीडियो पे इतनी मेहनत करके बनाया है, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल से जुड़ जाना, तभी आप यूनिट 7 की नोटिफिकेशन पा पाओगे। बेल आइकन बटन दबा देना। प्लेलिस्ट में आप अपने सेव भी कर सकते हो अपनी प्लेलिस्ट को, ये प्लेलिस्ट पूरी देख सकते हो आराम से। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेवल की नेक्स्ट वीडियो से। मैं से पेंसिल से नहीं मारना चाहिए स्क्रीन पे, स्क्रीन हिल रही है, आपको लग रहा होगा कि बुक हिल रही है। तो चलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट लेवल का नेक्स्ट वीडियो बनाने और मिलते हैं एक नए लेवल वीडियो में। और किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और किसी तरीके की पर्सनल प्रॉब्लम हो इग्नू से रिलेटेड
तो आप मुझे कमेंट क्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए किसी भी लिंक पे मैसेज कर सकते हो। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 30 मिनट होने वाला है वीडियो को, तो बंद करते हैं।